कहानी की शुरुआत 17वीं शताब्दी के जापान से होती है। चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, ठंडी हवा चल रही है और एक छोटा सा गांव पूरी तरह शांत दिखाई देता है। इसी गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ रहता है। इस आदमी का नाम है हांजो हसाशी। देखने में वो एक साधारण किसान लगता है, लेकिन असल में वो एक बेहद खतरनाक निंजा योद्धा है। एक दिन हांजो शिकार के लिए गांव से बाहर जाता है। वो जंगल में अकेले एक जानवर को मारता है और अपने हाथों में खून से सना हुआ कुनी लेकर वापस गांव की ओर चलता है। रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे गांव में कुछ गलत हो चुका हो। जब हांजो गांव के अंदर पहुंचता है तो वहां उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आता। पूरा गांव सुनसान पड़ा होता है। वो घबराकर अपने घर की तरफ भागता है। जैसे ही वो अपने घर में प्रवेश करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा बेरहमी से मारे जा चुके होते हैं। चारों तरफ खून फैला होता है और बर्फ पर लाशें जमी हुई होती हैं। ये दृश्य देखकर हांजो का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो दर्द और गुस्से से चीख उठता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो बाहर निकलता है और सामने एक अजनबी योद्धा को खड़ा पाता है। ये आदमी बर्फ को अपने हाथों से नियंत्रित कर सकता है। इसका नाम है बीहान। हांजो और बीहान के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। बीहान अपनी बर्फीली शक्ति का इस्तेमाल करके हांजो को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। अंत में वो हांजो को बेरहमी से मार देता है। मरते समय हांजो बदले की आग में जल रहा होता है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। हांजो की आत्मा अंधेरे लोक में पहुंचती है, जहां उसका दर्द और गुस्सा उसे एक खतरनाक योद्धा में बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ समय तेजी से आगे बढ़ता है और कहानी वर्तमान समय में पहुंच जाती है। अब कहानी का केंद्र बनता है एक नया किरदार, कोल यंग। कोल एक साधारण फाइटर है जो पैसों के लिए छोटी मोटी फाइट्स लड़ता है। वो जीतता भी है और हारता भी है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में किसी बड़े मकसद का एहसास नहीं है। कोल के सीने पर जन्म से ही एक अजीब सा निशान बना हुआ है, जो ड्रैगन के निशान जैसा दिखता है। कोल को खुद नहीं पता कि यह निशान क्यों है, लेकिन यही निशान उसकी किस्मत और पृथ्वीलोक के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एक दिन कोल पर अचानक हमला होता है। एक बर्फीला हत्यारा उसका पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। कोल किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी अब खतरे में है। समय वर्तमान में आगे बढ़ता है और कोल यंग की जिंदगी धीरे धीरे मुश्किल होती जाती है। वो पैसों की तंगी से जूझ रहा होता है और छोटे छोटे फाइट मैच लड़कर अपने परिवार का गुजारा करता है। कोल एक अच्छा फाइटर है, लेकिन उसके अंदर वो खास आग नहीं है जो उसे चैंपियन बना सके। उसे खुद पर भी भरोसा नहीं है। कोल की पत्नी और उसकी छोटी बेटी ही उसकी जिंदगी का सहारा है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और हमेशा उसे सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी बेटी की जिंदगी भी अब खतरे में है। उसी समय पृथ्वीलोक से दूर आउटवर्ल्ड में कुछ खतरनाक ताकतें इकट्ठा हो रही होती हैं। आउटवर्ल्ड का शासक शांग तुनसुंग पृथ्वीलोक को खत्म करना चाहता है। उसे पता है कि अगर पृथ्वीलोक मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में हार गया तो आउटवर्ल्ड हमेशा के लिए पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा। शांग तुनसुंग अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को पृथ्वीलोक भेजता है ताकि वे चुने हुए योद्धाओं को टूर्नामेंट से पहले ही मार सके। उसका मकसद साफ होता है, बिना लड़े ही जीत हासिल करना। इसी मिशन पर भेजा जाता है बर्फीला हत्यारा बीहान, जो अब सब जीरो के नाम से जाना जाता है। सब जीरो को आदेश मिलता है कि वो उस आदमी को ढूंढे जिसके शरीर पर ड्रैगन का निशान है। सब जीरो कोल यंग तक पहुंच जाता है। वो अचानक कोल पर हमला करता है। पूरा इलाका बर्फ से जमने लगता है। कोल समझ ही नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। वो किसी तरह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर भागता है, लेकिन सब जीरो उसकी बेटी को पकड़ लेता है। अपनी बेटी को खतरे में देखकर कोल पहली बार अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। वो सब जीरो से भिड़ जाता है, लेकिन उसकी ताकत इस दुश्मन के सामने बहुत कम साबित होती है। तभी वहां एक और योद्धा पहुंचता है, जैक्स। जैक्स अमेरिकी स्पेशल फोर्स का एक बहादुर सिपाही है। वो कोल की मदद करता है और किसी तरह सब जीरो को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, लेकिन जाते जाते सब जीरो जैक्स के दोनों हाथ बर्फ से तोड़ देता है। जैक्स गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मरने से पहले वो कोल को बताता है कि उसके सीने पर बना ड्रैगन का निशान बहुत खास है। वो कोल को निर्देश देता है कि वो सोनिया ब्लेड नाम की महिला को ढूंढे जो इन रहस्यों के बारे में जानती है। कोल अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित जगह भेज देता है और जैक्स की बात मानकर सोनिया ब्लेड को ढूंढने निकल पड़ता है। यहीं से कोल की असली यात्रा शुरू होती है। कोल यंग जैक्स के बताए पते पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात सोनिया ब्लेड से होती है। सोनिया एक जिद्दी और साहसी महिला है जो पिछले कई सालों से मॉर्टल कॉम्बैट और आउटवर्ल्ड के रहस्यों की जांच कर रही है। उसके पास एक छोटा सा ठिकाना होता है जहां दीवारों पर अखबारों की कटिंग, तस्वीरें और अजीब जीवों के स्केच लगे होते हैं। सोनिया कोल के सीने पर बने ड्रैगन के निशान को देखकर चौंक जाती है। वो बताती है कि यह निशान पृथ्वीलोक के चुने हुए योद्धाओं को मिलता है।
वही योद्धा मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में पृथ्वीलोक की तरफ से लड़ते हैं। सोनिया खुद इस निशान के लिए तरसती रही है, क्योंकि बिना इस निशान के कोई भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। सोनिया के ठिकाने पर ही कोल की मुलाकात कानो से होती है। कानो एक लालची और घमंडी आदमी है जो हर चीज में अपना फायदा देखता है। उसके शरीर पर भी ड्रैगन का निशान होता है, लेकिन वो इसे सिर्फ ताकत और पैसे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी दौरान आउटवर्ल्ड के योद्धा सोनिया के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। एक भयानक लड़ाई होती है। कोल और सोनिया किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। इसी लड़ाई में सोनिया कानो को मार देती है और उसके शरीर से ड्रैगन का निशान अपने पास ले लेती है। अब सोनिया भी एक चुनी हुई योद्धा बन जाती है। इसके बाद कोल, सोनिया और कानो के साथ एक रहस्यमय योद्धा दिखाई देता है जिसका नाम है रैडन। रैडन बिजली और गर्जना का देवता है, वही पृथ्वीलोक का रक्षक है। रैडन इन सबको अपने साथ एक गुप्त मंदिर में ले जाता है जहां पृथ्वीलोक के योद्धाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस मंदिर में कोल की मुलाकात लियू कांग और कुंग लाओ से होती है। लियू कांग शांत और अनुशासित योद्धा है, जबकि कुंग लाओ आत्मविश्वास से भरा हुआ और थोड़ा घमंडी है। दोनों ही मॉर्टल कॉम्बैट के अनुभवी योद्धा हैं। रैडन सभी को बताता है कि हर योद्धा के अंदर एक खास शक्ति छिपी होती है जिसे आर्काना कहा जाता है। जब तक कोई योद्धा अपनी आर्काना को जागृत नहीं करता, तब तक वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रशिक्षण शुरू होता है। हर योद्धा अपनी अपनी सीमाओं से लड़ता है। कानो अपनी लालच और गुस्से से, सोनिया अपने धैर्य से और कोल अपने डर और असमंजस से जूझता है। कुंगलाओ अपनी आर्काना पहले ही जागृत कर चुका होता है। वो अपनी टोपी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और बिजली की तेजी से दुश्मनों को खत्म कर सकता है। लियू कांग अपनी आग की शक्तियों को नियंत्रित करता है। लेकिन कोल की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसकी आर्काना जागृत नहीं हो पाती। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल रहता है। उसे लगता है कि शायद वो इस लड़ाई के लायक ही नहीं है। यहीं पर कहानी एक अहम मोड़ लेती है, क्योंकि बाहर आउटवर्ल्ड के योद्धा अंतिम हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। प्रशिक्षण मंदिर में अभी योद्धा अपनी शक्तियों को समझ ही रहे होते हैं कि अचानक आसमान काला पड़ने लगता है। हवा भारी हो जाती है और चारों तरफ अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। रेडन समझ जाता है कि आउटवर्ल्ड के योद्धा अब इंतजार नहीं करेंगे। वे टूर्नामेंट से पहले ही पृथ्वीलोक को तोड़ देना चाहते हैं। आउटवर्ल्ड की ओर से सबसे पहले हमला करता है शांग तुनसुंग का दायां हाथ, एक खतरनाक योद्धा जो आत्माओं की ताकत से चलता है। उसके साथ कई और राक्षसी योद्धा भी मंदिर की सीमा में घुस आते हैं। रेडन अपनी शक्ति से मंदिर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नियमों के कारण वो सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब लड़ाई योद्धाओं के हाथ में होती है। कुंगलाओ बिना किसी डर के आगे बढ़ता है। उसकी टोपी बिजली की तरह घूमती है और दुश्मनों को चीरती चली जाती है। वो अकेले ही कई योद्धाओं को पराजित कर देता है। उसकी चालों में आत्मविश्वास और वर्षों का अनुभव साफ झलकता है। दूसरी तरफ लियू कांग भी अपनी आग की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित करके दुश्मनों पर प्रहार करता है। सोनिया और जैक्स भी पूरी ताकत से लड़ते हैं। जैक्स के नए धातु के हाथ उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन चुके होते हैं। लेकिन आउटवर्ल्ड का असली मकसद कुछ और होता है। शांग तुनसुंग कुंगलाओ को निशाना बनाता है। वो चालाकी से उसे अकेला कर देता है। कुंगलाओ आखिरी दम तक लड़ता है, लेकिन शांग तुनसुंग उसकी आत्मा को खींच लेता है। एक पल में वो महान योद्धा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुंगलाओ की मौत से पूरे मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। लियू कांग टूट जाता है। कोल ये सब देखकर अंदर से हिल जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि बलिदान की भी है। शांग तुनसुंग चेतावनी देकर चला जाता है कि अगली बार वो पृथ्वीलोक को पूरी तरह खत्म कर देगा। आउटवर्ल्ड के योद्धा वापस चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे डर और शोक छोड़ जाते हैं। इस हमले के बाद रेडन सभी योद्धाओं को इकट्ठा करता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर वे एक साथ लड़ेंगे तो हार तय है। उन्हें अलग अलग होकर दुश्मनों को खत्म करना होगा।